प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध अथवा अंतरराज्य संबंध पर विचार। क्या बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। आज हम कौटिल्य के परराष्ट्र या अंतरराज्य संबंध पर विचार की चर्चा करेंगे। यस स्टूडेंट्स, वास्तव में यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंतर्गत प्राचीन आचार्यों ने, प्राचीन भारतीय विचारकों ने या अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर, विदेश नीति पर व्यापक रूप में चर्चा की है और इनके अंतर्गत कौटिल्य का नाम बड़े गर्व अभिमान के साथ लिया जाता है। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो 15 अधिकरण है, उन 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरणों में, कितने में बेटा? 9 अधिकरणों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विजय संग्राम, क्या विजय संग्राम, संधि, नीति के 4 उपाय इत्यादि के संदर्भ में व्यापक रूप में चर्चा की है। मतलब मैं तो यहां तक कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंध के ऊपर वास्तव में भारत में ही सबसे श्रेष्ठ रूप में लिखा गया है। भारत में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में जो लिखा गया है पूरी दुनिया में किसी भी देश के अंतर्गत नहीं लिखा गया है। इसलिए आधुनिक समय में पूरी दुनिया में किसी भी देश के राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष को यदि अपनी विदेश नीति को अच्छे से तय करना है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर गंभीरता से बल देना है, तो इसके लिए कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध या अंतरराज्य संबंध के ऊपर इन्होंने जो अपने विचार दिए हैं, बेटा इन विचारों को समझना अति आवश्यक है। या आप यूं भी कह सकते हैं कि कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध संबंधी सिद्धांत या कौटिल्य के अंतरराज्य संबंध संबंधी सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। और मैं तो ये कहूंगा कि उस राष्ट्र राज्य के शासनाध्यक्ष, राज्याध्यक्ष को तो कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध संबंधी सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है जिसकी इच्छा विजय की इच्छा होती है। जिसकी इच्छा क्या है? विजय की इच्छा है। इसलिए मैं कहूंगा यहाँ कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राजा राज्य की, क्योंकि राजा और राज्य का इन्होंने पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया है। राजा राज्य की केवल आंतरिक प्रभु सत्ता की ही आवश्यकता को महसूस नहीं किया है, बल्कि इन्होंने वास्तविक रूप में आंतरिक प्रभु सत्ता के साथ साथ विजय, क्या बोल रहा हूं मैं, विजय संग्राम, संधि, इनके ऊपर भी बल दिया है। और इनके ऊपर बल दिया है तो इसके आधार पर ही इन्होंने, मतलब कौटिल्य ने विदेश नीति की व्यापक रूप में अपनी रचना अर्थशास्त्र में चर्चा की है। ये बात आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद में बेटा जो मूल बात मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि यदि आपको कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध का सिद्धांत समझना हो या कौटिल्य का जो इसको दूसरा नाम दिया जाता है अंतरराज्य संबंध का सिद्धांत समझना हो, आधुनिक शब्दावली में इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय संबंध या विदेश नीति भी कह सकते हैं इसको आप। मतलब वास्तव में यदि किसी देश के राज्याध्यक्ष, शासनाध्यक्ष को अपनी विदेश नीति अच्छे से तैयार करनी है तो इसके लिए कौटिल्य के परराष्ट्र संबंधी सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। यस, अब ध्यान दें, कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर राज्य संबंध या परराष्ट्र संबंध के ऊपर व्यापक रूप में चर्चा की है। और इन्होंने अर्थशास्त्र में जो परराष्ट्र संबंध, आधुनिक भाषा में शब्दावली में इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, IR भी बोलते हैं आधुनिक समय में, तो इन्होंने अपनी रचना शास्त्र के अंतर्गत परराष्ट्र संबंधों को व्यापक रूप में समझाते हुए इसको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया है। मतलब दो पक्षों के आधार पर कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध संबंधी सिद्धांतों को हम समझ सकते हैं। क्या? 2 पक्षों के आधार पर। मतलब
अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के बारे में जो कुछ भी लिखा है, जो भी अपने विचार दिए हैं, उन सभी विचारों को हम दो भागों में, दो पक्षों में विभाजित कर सकते हैं और दो भागों में विभाजित कर करके, दो पक्षों में विभाजित कर करके हम कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध संबंधी सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब वो दो पक्ष कौन से बेटा? एक पक्ष तो होगा जिसको कि नीतिगत या सैद्धांतिक पक्ष कहेंगे। जरा समझना आप इसको, मैं पहले आपको इसको स्पष्ट रूप में समझा देता हूँ, फिर एक बात यहाँ हम क्लियर करते जाएंगे। पहला पक्ष तो क्या होगा बेटा? नीतिगत, नीति नोट करेंगे आप, नीतिगत या सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है बेटा। दूसरा है संस्थागत या व्यवहारिक पक्ष। दो पक्ष हो गए, नीतिगत या सैद्धांतिक पक्ष एक, दूसरा संस्थागत या व्यवहारिक पक्ष। दो पक्ष हो गए ना। मतलब कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध संबंधी सिद्धांत को समझना हो, या कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध पर क्या विचार हैं, या आधुनिक शब्दावली में कहें तो हम ये कहेंगे कि भाई कौटिल्य के अंतरराष्ट्रीय संबंध के ऊपर क्या विचार थे, तो आप इसको समझे। इसके लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई इनके विचारों को समझने के लिए सबसे पहले इसको दो पक्षों में विभाजित कर देंगे हम। पहला नीतिगत सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा संस्थागत व्यवहारिक पक्ष, ठीक है बेटा। अब नीतिगत सैद्धांतिक पक्ष में तीन बातें बताई हैं कौटिल्य ने। एक तो राज्यमंडल का सिद्धांत दिया है, दूसरा षाटगुण्य नीति का सिद्धांत दिया है जिसको कि षटगुण मंत्र भी बोलते हैं, और तीसरा नीति के चार उपाय, ठीक है। ये तीन बातें बताई हैं सैद्धांतिक पक्ष में। पहला तो क्या बताया इन्होंने? राज्यमंडल। राज्यमंडल का मतलब, मंडल का मतलब होता है राज्यों का जो समूह होता है, मतलब मंडल का मतलब होता है घेरा या समूह, राज्यों का समूह। तो राज्यमंडल में इन्होंने 12 राज्य बताए हैं, है ना। षटगुण मंत्र के अंतर्गत वास्तविक रूप में यहाँ नीति के 6 मंत्र बताए, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव और संश्रय, आश्रय। और नीति के चार उपाय में इन्होंने नीति के चार उपाय बताए हैं, साम, दाम, भेद, दंड। दंड का प्रयोग अंत में किया जाएगा। साम, दाम, भेद, दंड। मैं जिस क्रम से बोल रहा हूँ आपको उसी क्रम से लिखना है। किताबों के अंतर्गत इसको कैसे दिया गया है? साम, दाम, दंड और भेद। ये क्रम गलत है। आप कैसे लिखेंगे? साम, दाम, उसके बाद में भेद का प्रयोग करेंगे और अंत में दंड का। तो ये तीन बातें सैद्धांतिक पक्ष में आ जाती है, मतलब राज्यमंडल, षटगुण मंत्र, नीति के चार उपाय, ये तीन जो बातें आती हैं ये सैद्धांतिक पक्ष में आती हैं। और दूसरा पक्ष क्या बताया इन्होंने बेटा? है संस्थागत या व्यवहारिक पक्ष। अब संस्थागत और व्यवहारिक पक्ष में इन्होंने दूत व्यवस्था, आज जिसको हम राजदूत बोलते हैं, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध के बारे में विशेषकर चर्चा की है। और जो पराजित पक्ष है युद्ध में जो हार जाता है, उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इसके बारे में भी कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापक रूप में लिखा है। तो इसका मतलब ये होगा कि सैद्धांतिक पक्ष में तीन बातें होगी, राज्यमंडल, षटगुण मंत्र, नीति के चार उपाय। और व्यवहारिक या संस्थागत पक्ष में चार बातें होगी, दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध और पराजित पक्ष के प्रति व्यवहार, किस तरीके का व्यवहार किया जाए। तो 4 और 3 7, इन 7 बातों को कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत लिया जाता है। जो विद्यार्थी इन बातों को अच्छे समझ जाएगा बेटा, फिर भले ही किसी भी रूप में आपसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए, या फिर आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हो, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हो, कहीं पर भी कौटिल्य का परराष्ट्र संबंध या कौटिल्य का अंतरराज्य संबंध संबंधी सिद्धांत पूछा जाता है, तो आप इसको बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। यस बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम एक एक बात की चर्चा करते हैं। चलिए बेटा, अब देखिएगा, पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाई कौटिल्य ने। परराष्ट्र संबंध को अत्यधिक महत्व दिया है। इस विषय पर इन्होंने विस्तार से विचार किया है, मतलब इन्होंने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत विस्तार से विचार, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण में से 9 अधिकरण ऐसे हैं जिनमें कि विजय, संग्राम और संधि के बारे में चर्चा की है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं भी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में जो 15 अधिकरण है, 15 अधिकरण में से 9 अधिकरण ऐसे हैं जिनके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में युद्ध की चर्चा की गई है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें परराष्ट्र संबंध का जैसे हम अध्ययन करते हैं तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है विजिगीषु राज्य होता है। विजिगीषु राज्य का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राज्य या राजा। ठीक है, अब एक विद्वान है बीडी केला कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि कौटिल्य राज्य के लिए आंतरिक प्रभुता को आवश्यक नहीं समझता है, वह विजय तथा राज्य विस्तार को भी राज्य का एक प्रधान कार्य मानता है। मतलब आंतरिक प्रभुता को आवश्यक नहीं मानता है, बल्कि इसके साथ ही साथ ये जो है राज्य का
विस्तार भी जो होता है उसको भी राजा का एक प्रधान कार्य मानता है, ठीक है। और अर्थशास्त्र के 15 में से कम 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विजय, संग्राम, संधि आदि विषयों से संबंधित है और कौटिल्य ने विदेश नीति का पर्याप्त विवेचन किया है किसी में अपने रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और अर्थशास्त्र में उपलब्ध परराष्ट्र संबंधों के समस्त विवरण को दो पक्षों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर ये मैंने आपको पहले बता भी दिया है। दो पक्ष कौन से हो गए? जैसे पहला पक्ष तो हो गया आपका परराष्ट्र संबंध का नीतिगत सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा हो गया संस्थागत एवं व्यवहारिक पक्ष, ठीक है बेटा। मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत 3 बातें आएंगी, राज्यमंडल, षडगुण मंत्र और नीति के 4 उपाय। और व्यवहारिक पक्ष में जो है 4 बातें आएंगी, जैसे मैं कहूँगा दूत व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, युद्ध है और पराजित पक्ष के प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। 4 बातें आ जाएंगी। तो आप 7 बिंदुओं के आधार पर इन बातों को समझ सकते हैं। मतलब सैद्धांतिक पक्ष में 3 बिंदु बन जाएंगे और व्यवहारिक पक्ष में 4 बिंदु बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का अच्छे अध्ययन कर सकते हैं और इसके आधार पर आप अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं और कॉम्पिटिशन में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लेंगे नीतिगत एवं सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है बेटा। चलिए अब नीतिगत और सैद्धांतिक पक्ष ले रहे हैं, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले बता भी दिया है अर्थशास्त्र में उपलब्ध परराष्ट्र संबंध के नीतिगत सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन जो है हम 3 बिंदु के आधार पर कर सकते हैं। राज्यमंडल सिद्धांत, दूसरा है षडगुण नीति और तीसरा है नीति के 4 उपाय। नीति के 4 उपाय, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये तो। भाई 3 बिंदु होंगे, इन 3 बिंदु के आधार पर इसको ले लेंगे। पहला राज्यमंडल होगा, दूसरा जो है ये षडगुण नीति होगी। षडगुण नीति मतलब इसमें 6 नीतियां होंगी, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, अधिभाव, संश्रय। और नीति के 4 उपाय में 4 उपाय हो जाएंगे, साम, दाम, भेद और दंड। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखना है बेटा, देखो मनु, कौटिल्य, शुक्र ने नीति के 4 ही उपाय बताए हैं। 4 ही उपाय बताए हैं और हमारे भारत में भी 4 ही मुख्य माने जाते हैं, साम, दाम, वेद और दंड। लेकिन एक विद्वान है हमारे भारत में, प्राचीन आचार्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक विद्वान और आते हैं सोमदेव सूरी। बेटा सोमदेव सूरी ने नीति के ये 4 जो उपाय है ना, साम, दाम, भेद, दंड, ये तो माने ही माने, लेकिन सोमदेव सूरी ने 3 और बताए हैं, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। माया, जैसे अपन जब महाभारत रामायण का सीरियल देखते हैं तो उसमें कहा जाता है ये तो बड़ा मायावी है, मतलब कभी वो दृश्य हो जाता है, कभी अदृश्य होता है ना। माया, उपेक्षा का मतलब होता है किसी व्यक्ति की, किसी राज्य की जो है उपेक्षा कर देना, उसको नजरअंदाज कर देना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो माया, उपेक्षा और तीसरा इंद्रजाल। इंद्रजाल के अंतर्गत जादू टोना आता है। जादू टोने 2 प्रकार के होते हैं, सफेद जादू, काला जादू। सफेद जादू में दूसरे का जो है भला किया जाता है, काले जादू में दूसरे का बुरा किया जाता है, अहित किया जाता है। तो जादू भी 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर सोमदेव सूरी ने नीति के जो है हम कहेंगे कि 7 उपाय बताए। सोमदेव सूरी ने 7 बताए, बाकी तो ऐसे सामान्य रूप में 4 ही होते हैं, साम, दाम, भेद और दंड। लेकिन सोमदेव सूरी ने 3 और बता दिए, माया, उपेक्षा और इंद्रजाल। तो इस तरीके से सोमदेव सूरी ने बेटा 7 बताए। तो आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये। अब सबसे पहले हम लेंगे राज्यमंडल। तो राज्यमंडल सिद्धांत कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के स्पष्टीकरण के लिए राज्यमंडल सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और उनका मत है, पहले राज्यमंडल सिद्धांत दे रहे हैं हम। उनका मत है कि प्रत्येक राजा राज्य अपने राज्य के विस्तार की कामना रखता है और इस दृष्टि से पड़ोसी राज्य को जीतना चाहता है। अतः 2 पड़ोसी राज्य सदैव ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एवं शत्रु होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि राज्यमंडल का सरल अर्थ है राज्यों का वृत्त, घेरा या समूह। अब जो ये घेरा होता है, ये जो समूह होता है, इसमें कौटिल्य ने 12 राज्य बताए हैं, मनु ने भी 12 ही बताए हैं, शुक्र ने भी 12 ही बताए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, कौटिल्य ने एक राज्यमंडल में कुल 12 राज्यों की कल्पना की है और इस राज्यमंडल के केंद्र में विजिगीषु राज्य राजा होता है ना। विजिगीषु राजा का अर्थ होता है ऐसा राजा जो अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने की तीव्र आकांक्षा रखता है। आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि विजिगीषु राजा किसको कहते हैं, तो विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा होता है उसको विजिगीषु राजा कहते हैं, है ना। इसका सरल अर्थ है कि जो भी राजा स्वयं को विजिगीषु राजा की कोटि में रखता है वह अपने आप को केंद्र मानकर राज्यमंडल की कल्पना कर सकता है, अपने आप को, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, विजिगीषु राजा जिस दिशा के पड़ोसी राज्य को जीतना चाहता है उसे कौटिल्य ने विजिगीषु के आगे के राज्य का है, आगे के राज्य, और इससे एकदम उल्टी दिशा कौटिल्य ने विजिगीषु राज्य के पीछे के राज्य कहे हैं, ठीक है। ये आपको समझने के लिए जरूरी है। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु राजा या राज्य की विजय यात्रा में क्रमशः है अरि, अरि का मतलब होता है शत्रु, अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र नाम की जो 5 राज्य होते हैं और विजिगीषु राजा के पीछे, पीठ पीछे जो होते हैं, उपासनी ग्रह, आकरण,
आक्रांत, पार्श्वनिग्रहसार, आक्रांतासार नामक 4 राज्य होते हैं। मतलब 5 राज्य आगे, 4 राज्य पीछे। एक विजिगीषु राजा हो गया, है ना? तो 5 और 4 9 और एक विजिगीषु राजा होगा 10 और एक मध्यम हो गया और एक उदासीन होगा, तो ये 12 राज्य हो गए। ठीक है बेटा? चलिए, इसके अलावा विजिगीषु राजा के बगल की दिशा में मध्यम तथा उदासीन राज्य होते हैं और इस प्रकार विजिगीषु सहित एक राज्यमंडल में कुल 12 राज्य होते हैं। क्लियर हो गया ये? मैंने आपको पहले ये बता दिया था। अब जो ये 12 राज्य होते हैं, इन 12 राज्यों के बारे में आप व्यापक रूप में अलग से मैंने यहाँ नोट कर दिया, इसका विवरण दे सकते हैं। जैसे पहला राजा है विजिगीषु राज्य। जो राजा अपने राज्य का विस्तार करने की कामना में प्रयत्न करता है, उसे विजिगीषु राजा और उसके राज्य को विजिगीषु राज्य कहा जाता है और उसे केंद्र मानकर ही राज्यमंडल के अन्य राज्य की स्थिति को समझा जाता है। मतलब जो राज्यमंडल होता है उसका जो केंद्र में होता है वो विजिगीषु राजा होगा और केंद्र में विजिगीषु राजा हो गया, केंद्र में विजिगीषु राजा हो गया। अब इसके आगे की तरफ 5 राज्य होंगे, पीछे की तरफ 4 राज्य होंगे, पीठ पीछे 4 राज्य होंगे, तो 5 और 4 9 एक विजिगीषु राजा होगा 10 और एक मध्यम होगा, एक उदासीन होगा, तो 12 राज्य होगा ना। अब ये क्रम से मैंने इनको नोट कर दिया, तो आप देख सकते हैं। पहला क्या होगा? विजिगीषु राज्य। ठीक है बेटा? दूसरा हो गया अरिराज्य। अरिराज्य अर्थात शत्रुओं का राज। मतलब जिस दिशा की ओर विजिगीषु राजा अपने राज्य का विस्तार चाहता है, उस दिशा का पड़ोसी राज्य विजिगीषु राजा की दृष्टि से अरिराज्य होगा। जैसे मान लीजिएगा मैं ये कहूंगा ये विजिगीषु राजा है ना, केंद्र में। अब इससे आगे की तरफ जो इसकी सीमा से लगा होगा वो इसका शत्रु होगा, पीठ पीछे भी जो इसकी सीमा से लगा होगा उसका शत्रु होगा। तो इस राज्यमंडल सिद्धांत में मूल बात यह है कि जो विजिगीषु राजा होगा उसकी सीमा से जो लगा होगा उसका शत्रु होगा ही होगा। फिर उस सीमा से लगे हुए राज्य से जो अगला राज्य होगा वह विजिगीषु राज्य का तो मित्र होगा, लेकिन विजिगीषु राज्य का जो शत्रु होगा उस शत्रु का मित्र होगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अरिराज्य होगा मतलब अरि का मतलब होता है शत्रु। तीसरा होता है मित्र राज्य। ये अरि राज्य से आगे का राज्य होता है, विजिगीषु राज्य मित्र राज्य होता है। मतलब जो विजिगीषु राज्य होता है, विजिगीषु राज्य की सीमा जो लगा हुआ राज्य है, जैसे मान लीजिएगा भारत है, भारत की सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हमारा अरि राज्य है ना। पाकिस्तान से आगे का जो राज्य होगा जिसकी सीमाएं भारत से लगी हुई नहीं होंगी वो पाकिस्तान का तो शत्रु होगा लेकिन हमारा मित्र होगा। तो इस तरीके से इस क्रम को समझना है। ठीक है बेटा? फिर मित्र राज्य आ जाएगा, उसके बाद में अरि मित्र राज्य आएगा, छठे नंबर पर अरि मित्र मित्र राज्य आएगा। इसका अभिप्राय मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर 5 6 7वें पे आ जाएगा पार्श्वनिग्रह राज्य। ठीक है? मतलब ये तो जो है मित्र मित्र राज्य आगे की तरफ हो जाएंगे, ये हरि राज्य से आगे के राज्य हो गए यहाँ तक। उसके बाद में पीठ पीछे आएंगे, विजिगीषु राज्य से लगा पीछे की दिशा वाले राज्य अब 4 आ जाएंगे। पार्श्वनिग्रह राज्य हो जाएगा जो कि विजिगीषु राज्य का शत्रु होगा क्योंकि इसकी सीमा से लगा हुआ है। उसके बाद में उससे आगे का होगा आक्रांत राज्य। ये पार्श्वनिग्रह राज्य के पीछे को स्थित अपने पड़ोसी राज्य को आक्रांत कहा जाता है। उसके बाद में पार्श्वनिग्रह सार राज्य आएगा और उसके बाद में आक्रांतासार राज्य आएगा, जिसका क्या मतलब है कि जैसे पीठ पीछे होता है, जो विजिगीषु राज्य की सीमा से लगा हुआ है, विजिगीषु राज्य का शत्रु होगा, उससे अगले वाला जो है विजिगीषु राज्य का क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। लेकिन जो इसकी सीमा से लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर हम कहेंगे कि जो इसका ये पार्श्वनिग्रह ये राज्य है, ये वास्तविक रूप में इसका क्या हो जाएगा? विजिगीषु का शत्रु हो जाएगा और इससे अगले वाला मित्र हो जाएगा, फिर वो शत्रु हो जाएगा, फिर मित्र हो जाएगा। इस तरीके से क्रम चलता रहेगा। और इसके बाद में जो 11वां राज्य है बेटा, नोट करेंगे मध्यम राज्य। मध्यम राज्य भौगोलिक दृष्टि से मध्यम राज्य विजिगीषु राज्य के बगल में ही स्थित होता है। अब इसके भी कुछ लक्षण होते हैं मध्यम राज्य के। मध्यम राज्य की सीमाएं विजिगीषु राज्य और अरिराज्य दोनों से लगी होती हैं और मध्यम राज्य विजिगीषु राज्य तथा अरिराज्य दोनों में से प्रत्येक से अधिक शक्तिशाली होता है। अपनी शक्ति श्रेष्ठता के कारण मध्यम राज्य विजिगीषु राज्य अरिराज्य दोनों की सहायता करने में समर्थ होता है। राष्ट्र पड़ने पर दोनों से अलग अलग मुकाबला भी कर सकता है। ठीक है? और 12वां है उदासीन। उदासीन राज्य, इस राज्य के प्रमुख लक्षण जो हैं वो ये हैं, ध्यान दें। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य विजिगीषु अरि मध्यम इन तीनों राज्यों से दूर होता है, अर्थात मध्यम राज्य की सीमाएं इन तीनों राज्यों से लगी होती हैं। और इसके बाद मैंने इसकी जो और लक्षण है वो यहाँ पर नोट कर दिया, आप नोट कर सकते हैं। यह राज्य विजिगीषु राज्य अरिराज्य तथा मध्यम राज्य की आपसी राजनीति से बिल्कुल निष्क्रिय होता है या उदासीन होता है और विजिगीषु राज्य अरिराज्य तथा मध्यम राज्य की तुलना में उदासीन राज्य पर्याप्त शक्तिशाली होता है। ठीक है? तो ये आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, इसमें समझाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले सारी बातें बता दी है। ठीक है? अब अंतिम जो महत्वपूर्ण बात इसमें आ रही है, किसी भी राज्य के मुख्यतः आधारभूत राज्य 4 ही होते हैं। ध्यान दें, किसी भी राज्य मंडल के मुख्य जो आधारभूत राज्य होते हैं 4 होते हैं, विजिगीषु राज्य, अरिराज्य,
मध्यम राज्य और उदासीन राज्य। और कौटिल्य ने संपूर्ण राज्यमंडल का निर्माण 4 उपमंडलों के संयुक्त से स्वीकारा है, विजिगीष राज्यमंडल, आर्य राज्यमंडल, मध्यम राज्यमंडल और उदासीन राज्यमंडल। तो इन चारों के आधार पर जो पूरे मंडल को आप समझ सकते हैं। इसके बाद में विजिगीषु राज्य मंडल में विजिगीषु में उसके सभी मित्र राज्य सम्मिलित होते हैं, अर्थात ये राजमंडल विजिगीषु राज्य, मित्र राज्य, आक्रांत राज्य के संयोग से बनता है और इसमें केंद्रीय भूमिका विजिगीषु राज्य की होती है। ठीक है। और आर्य राज्यमंडल में, ये तो हो गया आपका विजिगीषु राज्यमंडल, फिर हो गया आर्य राज्यमंडल। आर्य राज्यमंडल में विजिगीषु का आर्य राज्य, विजिगीषु मतलब विजय के रखने वाला, और आर्य राज्य मतलब शत्रु राज्य तथा इस और आर्य राज्य के मित्र सम्मिलित होते हैं, अर्थात यह राज्यमंडल आर्य राज्य, आर्य मित्र राज्य, आर्य मित्र राज्य, पार्श्वग्रह राज्य, पार्श्वनासा राज्य के संयुक्त बनता है। इसमें केंद्रीय भूमिका आर्य राज्य की होती है। ठीक है। और मध्यम राज्यमंडल में मध्यम राज्य, विजिगीषु राज्य और आर्य राज्य होते हैं और इसमें केंद्रीय भूमिका मध्यम राज्य की होती है। ठीक है। इसी प्रकार उदासीन राज्यमंडल में उदासीन राज्यमंडल, मध्यम, विजिगीषु राज्य तथा आर्य राज्य होते हैं, इसमें केंद्रीय भूमिका उदासीन राज्य की होती है। तो ये जो महत्वपूर्ण मैंने बात नोट की है, आप इसके आधार पर इसको अच्छे समझ सकते हैं। कम से कम किसी भी रूप में से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन चारों मंडलों में कुल मिलाकर के 12 राज्य होते हैं और कौटिल्य का मत है कि प्रत्येक राज्य में कुल 6 प्रकृति होती हैं। एक मुख्य प्रकृति राजा हो गया, 5 द्वितीय प्रकृति हैं और यहाँ मुख्य नोट करेंगे, यहाँ मुख्य या राज प्रकृति का अर्थ है उस राज्य का राजा तथा द्वितीय प्रकृति में निम्न प्रकृति आएंगे, जैसे अमात्य मतलब मंत्री आ जाएंगे, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष तथा दंड, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब क्योंकि एक राज्य में कुल 6 प्रकृति होती हैं और 12 राज्य के संपूर्ण राज्यमंडल में कुल 72 प्रकृति हो जाएगी, मतलब 12 गुना 6, 12 6 की 72। ठीक है। तो ये जो 72 प्रकृतियां होती हैं, 72 प्रकृतियों को ध्यान में रखते हुए एक राजा के द्वारा अपनी विदेश नीति तय करनी चाहिए, ये बात कौटिल्य ने कही है। अब राजमंडल सिद्धांत की विशेषताएं क्या निकल कर आती हैं? यह सिद्धांत भूगोल एवं राजनीति की आपसी घनिष्ठता की धारणा पर आधारित है और इस सिद्धांत की मान्यता है कि राज्यों के आपसी भौगोलिक स्थिति उनके राजहित अर्थात अपने वैदेशिक संबंधों को तय करती है। तो आधुनिक समय में जैसे राजहित की बात आ रही है तो आज इसको राष्ट्रहित कह दिया जाता है। नेक्स्ट, राजमंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने 12 राज्यों की कल्पना की है जिनकी क्रिया प्रतिक्रिया से राष्ट्र संबंधों का संचालन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है। और तीसरी बात है, कौटिल्य प्रत्येक राज्य में एक राज प्रकृति तथा 5 द्वितीय प्रकृति बताई है। द्वितीय प्रकृति की तुलना में राज प्रकृति का अधिक महत्व, मतलब राजा का अधिक महत्व होता है और राज प्रकृति नेतृत्व प्रदान करती है और द्वितीय प्रकृति उसका अनुकरण करती है। ठीक है। मतलब ये जो राज्य निर्माण के 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों की तरफ संकेत किया गया। तो राजा तो इसका नेतृत्व करता होता है, बाकी बच गई 6 प्रकृति, तो 6 प्रकृति इसके अंतर्गत इन्होंने द्वितीय प्रकृति का है। अगली विशेषता राज्यमंडल सिद्धांत पर राष्ट्रमंडल संबंध में शक्ति की यथार्थवादी पर आधारित है। राज्य के आपसी संबंध उनकी शक्ति की पारस्परिक स्थिति पर निर्भर होता है। ठीक है। और राजमंडल सिद्धांत में शक्ति संतुलन की धारणा निहित है। तो आप आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। राजमंडल सिद्धांत प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के चित्र को भी प्रस्तुत करता था। आधुनिक समय में जो मार्टिन कैपलान का इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी दी गई है, तो इसके संकेत यहीं पर हमें मिल जाते हैं। ये तो आधुनिक समय में दिए गए हैं, लेकिन कौटिल्य ने, मैं कहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा लेते हैं, राजमंडल क्लियर हो गया। अब सैद्धांतिक पक्ष में दूसरा बिंदु आता है षड्गुण मंत्र, अर्थात इसमें कौटिल्य ने, मतलब जो है षड्गुण नीति, अर्थात नीति के 6 गुण बताएं। कौटिल्य के अनुसार किसी राज्य को अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक षड्गुण मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ही षड्गुण मंत्र के अंतर्गत 6 नीतियों को स्थान दिया है, जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय तथा द्वैधी भाव। अब नोट करते जाएंगे। पहला हो गया संधि। कौटिल्य ने 2 राज्यों के बीच शर्तों के साथ होने वाले समझौते को संधि कहा है और संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध की स्थापना करना है। ठीक है बेटा, ये संधि का उद्देश्य होगा। और इसके बाद में जो है कौटिल्य ने संधियों के 2 मुख्य भेद बताए, हीन संधि और परिपणित संधि। ये आप इसको नोट करेंगे, परिपणित संधि। अब हीन संधि के भी 3 प्रकार बताए उन्होंने, दंडोपनत संधि, कोशोपनत संधि और केशोपनत संधि। ठीक है, जो क्रम से सेना, धन तथा भूमि से संबंधित हैं। पुनः इन 3 संधियों को भी अनेक भेद किए और परिपणित संधि के भी 3 प्रकार बताए, परिपणित देश संधि, परिपणित कार्य संधि तथा परिपणित काल संधि। तो इस तरीके से आप इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में दूसरा है विग्रह। कौटिल्य के अनुसार जब 2 राज्य एक दूसरे के विरुद्ध अपकार की नीति अपनाते थे, इसे विग्रह की नीति कहा जाता है। ठीक है, विग्रह जो कि एक दूसरे को हानि पहुंचाने की नीति है।
और यान, यान का सामान्य अर्थ है सेना का गमन, मतलब वास्तविक आक्रमण करना, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ सारी बातें नोट कर दी हैं, ज्यादा इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यान की नीति अति प्रबल राजा द्वारा निर्बल राजा के विरुद्ध ही अपनाई जानी चाहिए। शक्तिशाली राजा है तो ही यान का प्रयोग करें, अन्यथा यान का प्रयोग नहीं किया जाए। आसन, चौथा है आसन। कौटिल्य ने आसन के लिए उपेक्षा शब्द का भी प्रयोग किया है। उनका मत है कि जब राजा ये अनुभव करे कि वह स्वयं इतना शक्तिशाली नहीं है कि शत्रु का नाश कर सके, और शत्रु भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसका नाश कर सके, तो उसे शत्रु के प्रति उपेक्षा की नीति या चुपचाप बैठे रहना चाहिए। बस जब तक वो शक्तिशाली नहीं तब तक चुप बैठा रहे, बस शक्तिशाली हो जाए उसके बाद में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पांचवा मंत्र है संशय। संशय का अर्थ है निर्बल राजा द्वारा अपनी रक्षा के लिए किसी शक्तिशाली राजा की शरण या आश्रय लेना, तो इसका भी जो है समय और परिस्थिति के हिसाब से प्रयोग किया जाए। और छठा मंत्र है द्व्यंदी भाव। नोट करें, द्व्यंदी भाव। द्व्यंदी भाव का अर्थ है दो विपरीत प्रकार के भाव वाली नीति को अपनाना, अर्थात दूरंगी नीति, जैसे अंग्रेजों ने दूरंगी नीति को अपनाया था ना। कौटिल्य ने द्व्यंदी भाव को मुख्य रूप से संधि एवं विग्रह की नीति को एक साथ अपनाने के रूप में प्रकट किया, मतलब इन्होंने जो दूरंगी नीति की बात की है वो संधि और विग्रह को एक साथ अपनाने के रूप में बताया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कौटिल्य का जो सगुण मंत्र संबंधी विवरण व्यवहारिक एवं यथार्थवादी है। कब किस नीति का प्रयोग किया जाना चाहिए इस बारे में उनका निर्देश है कि जब राजा शत्रु की तुलना में स्वयं को निर्बल समझे तो संधि कर लेनी चाहिए, और यदि शत्रु की तुलना में स्वयं को शक्तिशाली समझे तो विग्रह कर लेना चाहिए, और यदि शत्रु की शक्ति एवं स्वयं को शक्ति की समान स्तर का अनुभव करे तो आसन की नीति अपनाए, और यदि शत्रु की तुलना में स्वयं को अत्यधिक शक्तिशाली एवं सर्वसंपन्न समझे तो यान की नीति, और यदि अपने को अत्यंत शक्तिहीन समझे तो संशय की नीति का पालन करे, और यदि अन्य राजा से सहायता प्राप्त करके शत्रु के विरुद्ध विपर की नीति अपनाना उचित समझे तो द्वैधी भाव की नीति अपनाए। कौटिल्य ने इन 6 गुणों की तुलनात्मक को महत्व को ही प्रकट किया। उनका मत है कि यदि राजा को संधि और विपर में से किसी एक को अपनाने के समान लाभ हो तो संधि को अपनाना चाहिए। इस प्रकार यान एवं आसन से समान लाभ की आशा होता है तो आसन की नीति को अपनाएं, और जब संश्रय एवं द्वैधी भाव दोनों में समान लाभ की आशा हो तो द्वैधी भाव की नीति को अपनाना चाहिए। मतलब जो 6 मंत्र बताए इनमें तुलनात्मकता के आधार पर बताया कि कब किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। और अंत में हम कह सकते कौटिल्य ने सद्गुण मंत्र में निहित 6 नीतियों में से किसी एक का पक्ष नहीं लिया है, बल्कि उनका स्पष्ट मत है कि परिस्थिति के अनुसार ही इन नीतियों को जो है अपनाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब नीति के 4 उपाय। नीति के 4 उपाय कौटिल्य ने बताए, साम, दाम, भेद, दंड, ठीक है। कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के लिए जो है नीति के 4 उपाय बताए हैं। ये सामान्य है। साम, साम का अर्थ होता है अपने सद एवं शिष्ट व्यवहार द्वारा अन्य को संतुष्ट करना, सामने वाले को समझा करके अपने पक्ष में कर लेना। दान का अर्थ है धन देना अथवा ऋण करके बाहर से मुक्त कर देना, दान नीति कहलाती है। मतलब दान के उपाय द्वारा निर्बल राजा को अपने वश में किया जा सकता है, तो इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। भेद नीति का अर्थ है फूट डालना, अर्थात शत्रु राजा एवं उसके सहायक में परस्पर मतभेद, अविश्वास एवं भय उत्पन्न कर देना, भेद नीति कहलाता है। अब इसके अंतर्गत मैंने सारी बातें नोट कर दी हैं, आप ये सारी बातें नोट कर सकते हैं। इसके बाद दंड है। अब दंड का प्रयोग अंत में किया जाए। दंड का अर्थ है शत्रु के प्रति ऐसी दमनकारी नीति अपनाना जो उसे हानि पहुंचाए। कौटिल्य के अनुसार शत्रु की हत्या करना, है ना, उसको पीड़ा देना, उसके धन का हरण करना ही इसके अंतर्गत आता है, लेकिन दंड नीति का प्रयोग अंत में किया जाना चाहिए। अब इसमें सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। कौटिल्य का नीति के 4 उपायों के समस्त विवरण से अपनी प्रकृति के व्यवहारिक में यथार्थवादी लगते हैं, और यह राष्ट्र संबंधी की वास्तविकता के अनुरूप है, ठीक है। ये इसी आधार पर हम कहेंगे कि कौटिल्य की जो रचना अर्थशास्त्र वो एक मैं कहूँगा एक काल्पनिक ग्रंथ नहीं है ना, एक आदर्शवादी ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक यथार्थवादी ग्रंथ है। इसलिए कौटिल्य के जितने भी विचार है बड़े यथार्थवादी विचार है, ठीक है बेटा। ये पहला पक्ष होगा क्लियर, मतलब सैद्धांतिक पक्ष या नीतिगत पक्ष, ये 3 बातें होगी, राज्यमंडल, सद्गुण मंत्र और नीति के 4 उपाय। अब दूसरा पक्ष लेते हैं, संस्थागत एवं व्यवहारिक पक्ष। संस्थागत एवं व्यवहारिक पक्ष में जो है इन्होंने मुख्यतः दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध एवं पराजित पक्ष के प्रति व्यवहार को लिए 3 बिंदु इसके अंतर्गत मुख्य आ जाएंगे। बाकी चाहे तो आप इसको 4 बना सकते हैं, जैसे युद्ध तीसरा होगा और पराजित पक्ष के प्रति व्यवहार 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब दूत व्यवस्था को लेते हैं। कौटिल्य परराष्ट्र संबंध कुशल संचालन के लिए दूत नामक संस्था का विशेष महत्व स्वीकार है, और दूत राजाओं के बीच वैचारिक संपर्क स्थापित करता है। क्या? दूत 2 राजाओं के बीच वैचारिक संपर्क को स्थापित करता है। तो आधुनिक समय में बेटा राजदूत होते हैं। कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नोट करें। कौटिल्य ने राजा को दूत का मुख कहा है, और दूत में विशिष्ट सैद्धांतिक गुणों के साथ राजाओं के आपसी संदेशों को सत्य में अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, और उसे संधि विग्रह के गुणों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए,
और अर्थशास्त्र के अंतर्गत दूतों के 3 प्रकार बताए गए हैं, निःश्रेष्ठार्थ, परिमितार्थ और शासनहार। ये तीनों याद रखेंगे आप। मतलब हम कहेंगे यहाँ कौटिल्य दूत के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। पहला है निःश्रेष्ठार्थ, दूसरा है परिमितार्थ और तीसरा है शासनहार। ठीक है। अब कौटिल्य दूत के जो कार्य हैं उनसे परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है। अब इन्होंने जो है दूत के कार्यों के बारे में भी काफी चर्चा की है, ये आप इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में गुप्तचर व्यवस्था है। अब विदेश नीति के निर्धारण कुशल संचालन के लिए शत्रु पक्ष की गुप्त योजना में तैयारियों की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है और इस कार्य को गुप्तचरों की मदद से किया जाना चाहिए। और गुप्तचर जो होते हैं वो शत्रु राज्य में अनेक ऐसी गुप्त कार्यवाही भी करते हैं जो उसकी शक्ति को कमजोर करते हैं, जैसे शत्रु राजा एवं उसके मित्र राजाओं में मतभेद करना और इसी के साथ में मतभेद पैदा करना और शत्रु राजा के अमात्यों मतलब जो मंत्री होते हैं उनमें जो है फूट डालना, शत्रु राजा की प्रजा में असंतोष करना, है ना, द्रोह भड़काना आदि इसके महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है जैसे परराष्ट्र संबंधों के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका होती है, जैसे विश्व कन्या है, उभय वेतन गुप्तचर, सीमा प्रदेशों को चरवाहे गुप्तचर, है ना, मलेश जाति गुप्तचर। कौटिल्य ने सभी गुप्तचरों को जो है राजा के नेत्र का है, इसको आप विशेषकर नोट करेंगे। कौटिल्य ने जो है सभी गुप्तचर जो होते हैं उसको राजा के नेत्र का है, मतलब गुप्तचरों को राजा के नेत्र की संज्ञा दी है। ठीक है बेटा। तीसरा है युद्ध। कौटिल्य युद्ध के बारे में भी अपने शास्त्र में उल्लेख किया है। युद्ध का औचित्य एवं काल। ठीक है। युद्ध का क्या औचित्य, इसका काल क्या है, कब युद्ध होना चाहिए। तो कौटिल्य ने विजयी राजा के सामने चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना का आदर्श रखा है और युद्ध को उन्होंने अंतिम विकल्प रूप में स्वीकार किया। उनका कहना है कि युद्ध को अंतिम रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। उनका मत है कि जब अपनी रक्षा और विस्तार के उद्देश्य की प्राप्ति में साधनों द्वारा नहीं हो तो युद्ध के साधन को अपनाया जाना चाहिए। तो युद्ध के बारे में इन्होंने जो है ये कहा है कि अंतिम रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसके बाद में युद्ध के लिए काल के बारे में कहते हैं, एक तो ये है कि युद्ध के कम अवधि तक चलने की संभावना हो तो इसे ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ के महीने में, और ये युद्ध की मध्य अवधि तक चलने की उम्मीद हो तो इसे चैत्र मास में किया जाए, और युद्ध लंबी अवधि तक चलने की आशा हो तो इसे अगहन व पौष मास के मध्य में किया जाना चाहिए। और कौटिल्य ने कहा है कि जब स्पष्ट रूप से परिस्थिति अपने अनुकूल हो और शत्रु के प्रतिकूल हो तो युद्ध कभी भी किया जा सकता है। यह वर्षा ऋतु का भी काल हो, कभी भी किया जा सकता है। अगर आप परिस्थितियां अनुकूल है तो कभी भी करें। युद्ध के प्रकार, कौटिल्य ने जो है युद्ध करने की प्रणाली का आधार पर इसके 3 प्रकार युद्ध बताए हैं। प्रकाश युद्ध, नोट करें प्रकाश युद्ध, यह देश काल की पूर्व घोषणा करके युद्ध किया जाता है उसे प्रकाश युद्ध कहते हैं, मतलब पहले ही बता दिया जाता है कि उस समय युद्ध किया जाएगा। दूसरा है कूट युद्ध, जो कि वास्तविक रूप में जो है समय स्थान पर आक्रमण करना है, इसके लिए शत्रु तैयार नहीं हो, इसमें लूट मार, खेत, जल स्रोतों को नष्ट करना सम्मिलित होता है। और इसके बाद तीसरा है तूषणी युद्ध, इस युद्ध में गुप्तचरों की मदद से शत्रु को विष औषधि आदि दे करके धोखा देकर उसका वध किया जाता है। तो युद्ध के 3 प्रकार बताए इन्होंने। ठीक है बेटा। कौटिल्य के अनुसार जब विजिगीषु राजा की शक्ति शत्रु से बहुत अधिक हो तब प्रकाश युद्ध किया जाना चाहिए, अन्यथा कूट युद्ध किया जाना ही श्रेष्ठकर या श्रेष्ठ होगा। और इसके बाद में घायल सैनिकों की रक्षा एवं चिकित्सा के बारे में भी कौटिल्य ने लिखा है, लिखेंगे आप, घायल सैनिकों की रक्षा एवं चिकित्सा। इसके बारे में कौटिल्य का मत है कि युद्ध में घायल सैनिकों पर शस्त्र प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। राजा के युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज के लिए सेना के साथ चिकित्सक दल रखना चाहिए, जिसे विभिन्न औषधियों, औजारों, मरहम पट्टियों आदि से सुसज्जित होना चाहिए। इसके साथ में जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत 3 प्रकार के विजेता ही बताए हैं। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के विजेता बताए इन्होंने। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कौटिल्य ने कितने प्रकार के विजेता बताए? 3 प्रकार के विजेता है। पहला है धर्म विजयी, धर्म विजयी जो राजा गौरव एवं प्रतिष्ठा के लिए विजय प्राप्त करता है वो इसमें आएगा। लोभ विजयी, ऐसा राजा धन, भूमि आदि की प्राप्ति के लिए विजय प्राप्त करना चाहता है। और तीसरा असुर विजयी, असुर विजयी ऐसा विजेता है जो भूमि, द्रव्य, कोष, स्त्री आदि का पूर्ण हरण करता है तथा राजा व उसके पुत्र के वध से ही संतुष्ट होता है। ठीक है। इसके बाद में कौटिल्य ने धर्म विजय राजा को सर्वोत्तम और असुर विजय राजा को सर्वाधिक निकृष्ट माना। ध्यान दें, यहाँ कौटिल्य ने धर्म विजयी राजा को सर्वोत्तम और असुर विजयी राजा को सर्वाधिक निकृष्ट माना है। तो ये विशेषकर आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। चलिए अब ऐतिहासिक दृष्टि से कौटिल्यकालीन सम्राट महापद्मनंद असुर विजयी था, जिसके विनाश का श्रेय कौटिल्य को जाता है ना, जो धनानंद है। वास्तव में कौटिल्य द्वारा वर्णित
तीनों प्रकार के विजेता राजा युद्ध के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हैं। और इसके बाद में कौटिल्य ने अपने शास्त्र के अंतर्गत युद्ध में जो राजा हार जाता है, मतलब पराजित पक्ष के प्रति क्या व्यवहार किया जाए, इसके बारे में कौटिल्य व्यापक रूप में बताया है। विजेता राजा को पराजित राज्य में सक्षमतापूर्वक आचरण करने की पूर्ण मनाही की है। उसे ऐसा मर्यादित एवं धर्मपूर्ण आचरण करना चाहिए जो पराजित राज्य अपने या उसके प्रभाव से स्थायित्व देता हो। कौटिल्य के प्रमुख विचार इस बारे में क्या क्या है, जरा ध्यान दें। युद्ध में विजयी राजा को पराजित राज्य की भूमि, कोष, स्त्री, पुत्र आदि पर अधिकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी बातें मैंने इसमें नोट कर दिया, आप नोट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट बता रहे हैं कि विजेता राजा को पराजित राज्य की प्रजा को स्वधर्म के पालन की सुविधा देनी चाहिए। उसके देवी देवताओं, रीति रिवाजों एवं आचारों का सम्मान करना चाहिए। बाकी इसमें सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विजेता राजा को शत्रु पक्ष के उन पुरुषों को पूर्ण या पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार धन आदि संतुष्ट करना चाहिए जिन्होंने विजय राज्य में उनकी मदद की है। चौथा है, पराजित राजा के निष्ठावान मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि को पदमुक्त कर देना चाहिए और उनके स्थान पर स्वदेश के राजपुरुषों को एवं शत्रु राज्य के ऐसे राजपुरुषों को नियुक्त करना चाहिए जिन्होंने के राजा ने अपमानित किया हो या बंदी बनाया हो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसके बारे में। इसके बाद में इसका हम निष्कर्ष निकालेंगे। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों की राजनीति पर आदर्शवादी ढंग से विचार नहीं किया है, किंतु उन्होंने मात्र यथार्थवादी ढंग से भी विचार नहीं किया। ध्यान देंगे, मतलब कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के ऊपर केवल आदर्शवादी ढंग से विचार नहीं किया, तो केवल यथार्थवादी ढंग से विचार नहीं किया। मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत आदर्शवादी और यथार्थवादी राजनीति का सुंदर समन्वय किया गया। मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आदर्शवादी राजनीति की चर्चा भी की गई है और यथार्थवादी राजनीति की चर्चा की गई। जैसा सुंदर समन्वय कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में दोनों का मिलता है, वैसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। प्लेटो की रिपब्लिक में केवल आदर्शवादी बातें की गई, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में केवल यथार्थवादी बातें की गई हैं, जबकि कौटिल्य की रचना शास्त्र में आदर्शवादी राजनीति और यथार्थवादी राजनीति दोनों का सुंदर समन्वय किया गया है। हाँ, परराष्ट्र संबंधों की बात आती है तो परराष्ट्र संबंधों के बारे में वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्लेटो और अरस्तु ने जो है कौटिल्य की तरह ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उनके समस्त विवरण में कटु यथार्थ एवं व्यवहारिक आदर्श के बीच एक प्रकार का तालमेल व सामंजस्य दिख पड़ता है। आगे नहीं बात। और उन्होंने साम्राज्यवाद को एक यथार्थ आदर्श के रूप में स्वीकारा है, किंतु इसके साथ उन्होंने उन उपाय पर प्रकाश डाला है जिनकी मदद से एक छोटा व निर्बल राजा अपनी रक्षा में समर्थ हो सकता है। कौटिल्य के समस्त विवरण में अनेक ऐसी धारणाएं हैं जो उन्हें आधुनिक युग का पूर्वगामी जो है सिद्ध करती हैं। मतलब ये बात निश्चित है कि परराष्ट्र संबंधों के बारे में कौटिल्य ने जो लिखा है वो आधुनिक समय में ये सारी बातें स्वीकार की जाती है, तो ये निश्चित है कि जो है कौटिल्य आधुनिक युग का पूर्वगामी लगता है हमें। कौन कौन सी बातें हैं जो ये सिद्ध करती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजमंडल सिद्धांत में निहित शक्ति संतुलन का विचार, परराष्ट्र संबंधों संचालन, दूत व्यवस्था, राज्यों के बीच गुप्तचर व्यवस्था, है ना, तथा कौटिल्य ने युद्ध के अमान्य पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम विकल्प के रूप में मान्यता दी कि युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। जब साम दाम भेद जैसे उपाय विफल हो जाए तो अंत में इसका प्रयोग किया जाए। और पराजित राज्य के प्रति उदार मानवीय व्यवहार का निर्देश दिया है। अब बेटा इसका मतलब यहाँ जो अंत में मैंने ये बातें आपको बताई हैं, इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भाई इन्होंने, जैसे आधुनिक समय जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो शक्ति संतुलन का सिद्धांत चलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो शक्ति संतुलन सिद्धांत के बीज कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में मिल जाते हैं। इसके बाद में परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत व्यवस्था और राज्यों के बीच गुप्तचरों की व्यवस्था का भी इन्होंने लेके आए। तो आधुनिक समय में आप देखिएगा राजदूत व्यवस्था भी है और गुप्तचर व्यवस्था भी है, तो ये बड़े आधुनिक लगते हैं इस हिसाब से हमें। और कौटिल्य ने युद्ध को या युद्ध के अमान्य पक्ष को ध्यान में रखते हुए इसे अंतिम विकल्प के रूप में मान्यता दी है। मतलब युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही उन्होंने कहा है कि अंतिम विकल्प के रूप में इसको अपनाया जाए। बाकी अगर इसका कोई और विकल्प है तो उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। युद्ध अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाए जब कोई उपाय शेष ना रहे तब। तो ये भी बड़ी आधुनिक बात है। और पराजित पक्ष के प्रति उदार मानवीय व्यवहार का निर्देश दिया। मतलब जो हार जाता है कोई राज्य तो उसके साथ जो है उदार मानवीय व्यवहार की बात इन्होंने की है। तो ये भी मैं कहूँगा कि बड़ी आधुनिक बात लगती है। इसलिए बेटा यहाँ ध्यान रखना है कि कौटिल्य वास्तविक रूप में एक व्यवहारिक राजशास्त्री है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र में आदर्शवादी और यथार्थवादी
आदर्शवादी और यथार्थवादी तत्वों का सुंदर समन्वय किया गया है, सुंदर तालमेल बिठाया गया है। ठीक है, मतलब इसमें आदर्शवादी बातें भी हैं तो साथ में यथार्थवादी बातें भी हैं। यही कौटिल्य की देन है और यही हमारे अभिमान का कारण है। हम ये भी कह सकते हैं कि कौटिल्य हमारे अभिमान का कारण है। और विशेषकर परराष्ट्र संबंधों के बारे में तो हम ये बात कह ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि परराष्ट्र संबंधों के ऊपर कौटिल्य ने जितना लिखा है उतना किसी ने नहीं लिखा है। ये बात पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये हो गया आज का हमारा लेक्चर कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध या अंतर राज्य संबंध पर विचार। ठीक है बेटा, तो मुझे पूरा विश्वास है आप कौटिल्य के परराष्ट्र संबंध या अंतर्राज्य संबंध पर विचार को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।